नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय छात्रों, इससे पहले हमने प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पर हमने चर्चा की थी। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आते हैं और प्लेटो के अनुसार ज्ञान के आलोक के बिना समाज में अंधकार छा जाता है, वो अंधकार में भटक जाता है और यहाँ पर रोशनी लाने के लिए हमारे पास एक ही साधन है और वो है दार्शनिक राजा का शासन, ऐसा प्लेटो कहता है। देखिए, प्लेटो ये कहता है कि जिस तरह से हम जूता जब फट जाता है या टूट जाता है, उसकी मरम्मत के लिए हम कहीं जाते हैं तो वो किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं जो जूते को अच्छी तरह से रिपेयर कर दे। इसी तरह से यदि हम बीमार होते हैं तो हम किसी अच्छे हुनरमंद डॉक्टर के पास जाते हैं। प्लेटो ये कहता है कि वहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि डॉक्टर कितना अच्छे से बात कर रहा है या डॉक्टर कितना अच्छा दिख रहा है या मोची कितना अच्छा है। हम वहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ को नोटिस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और वो है कि वो अपने कार्य में विशेषज्ञ हो, उसको अच्छी तरह से कर सके। प्लेटो यहाँ ये कहता है कि जब हम ऐसे कार्यों के लिए कि विशेषज्ञों के पास जाते हैं, तब तो जो राज्य जब बीमार हो जाता है, राज्य में जब बुराइयां आती है, राज्य जब अस्थिर हो जाता है, वहाँ असक्षमता यानी इनएफिशिएंट जब वो हो जाता है, वहाँ जब पॉलिटिकल स्टेट्समैन जो है वहाँ पॉलिटिकल सेल्फिशनेस की स्थिति में पहुँच जाते हैं और वहाँ जब गुड लाइफ नहीं होती है तो यानी राज्य बीमार हो जाता है। और ऐसी बीमारी की स्थिति में हम किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ में राज्य की बागडोर नहीं दे सकते। प्लेटो ये कहता है कि ऐसी स्थिति में हम एरे गेरे के शासक के हाथ में शासन सत्ता की बागडोर नहीं दे सकते। यहाँ विशेषज्ञों का शासन होना चाहिए, अर्थात राज्य में गुड लाइफ तभी आ सकती है जब राजाओं में दर्शन हो या दार्शनिक राजा जब तक न बन जाए, ऐसा प्लेटो कहता है। प्लेटो एक आदर्श राज्य का सपना देखता है, और वो क्यों देखता है, यानी देखो, न्याय का सिद्धांत हम समझ रहे हैं, लेकिन उस न्याय के सिद्धांत के पीछे की फिलॉसफी जो प्लेटो जो फील करता है, हमें उसको देखना है। कि प्लेटो अपनी पुस्तक सेवेंथ एपिसोड में ये कहता है कि उसके समय में जो सबसे विद्वान व्यक्ति था और प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उनको वहाँ के शासन द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। वो ये कहना चाहते हैं कि प्लेटो के समय का जो जनतंत्र था वो 30 आतताइयों का 30 टायरेंट्स का शासन था, और उस शासन में जो शासक थे उनको वो दार्शनिक नहीं थे, यानी उनको शासन का प्रत्यय मालूम नहीं था, उनको वो दार्शनिक नहीं थे। प्लेटो यहाँ पर जो बात कहना चाहता है वो ये है कि जो बात थेमिस्टोक्लीज में थी, जो बात पेराक्लीज में थी, जो एथेंस के पहले के शासक हुआ करते थे 490 ईसा पूर्व के लगभग, और जो यूनान का जो वैभव था वो उसके समय में नहीं था। उस समय यूनान में अस्थिरता थी, असक्षमता थी, वहाँ राजनीतिक स्वार्थवाद था, वहाँ वाग्वीरों का शासन था। यानी जो पुराना अभिजात वर्ग था, उस पुराने अभिजात वर्ग की जगह नया जो व्यापारी वर्ग था, जो नया अभिजात वर्ग की जगह जो नया जो फलने फूलने वाला, जो हम उसको ये कहेंगे कि जो धन से संपन्न व्यापारी वर्ग जो था, जो नया जो संपन्न हुआ था, वो जो वर्ग था उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थी। और उनकी महत्वाकांक्षाएं तो थी, उनको शासन के प्रत्यय का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन वो शासन में भागीदारी चाहते थे। और शासन में भागीदारी के लिए उन्होंने सोफिस्टों का सहारा लिया। सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट जो है प्रोफेशनल्स थे, वो पैसे लेकर शिक्षा देते थे। और शिक्षा भी क्या देते थे?
वो एक्चुअली उनको बातचीत करने में एक्सपर्ट बनाते थे, वो उनको चालाक बनाते थे, यानी देखो वो उनको दार्शनिक नहीं बनाते थे। तो उन सोफिस्टों के परिणाम स्वरूप और जो तत्कालीन एथेंस की जो परिस्थितियाँ थी उनमें सुधार लाने के लिए प्लेटो एक आदर्श राज्य का सपना देखता है। देखो सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे जो ज्ञानवान व्यक्ति, जब उसको ही किसी शासन व्यवस्था में मृत्युदंड दे दिया जाता है तो हम ये जान सकते हैं कि वहाँ बाकी सारी दूसरी व्यवस्थाएं क्या होंगी। तो प्लेटो का जो दृष्टिकोण था वो ये था कि अगर आदर्श राज्य की स्थापना करना है तो वहाँ न्याय की स्थापना करनी होगी, तो आदर्श राज्य स्वतः ही अपने आप स्थापित हो जाएगा। अब प्लेटो कहता है कि न्याय कैसे हो। प्लेटो के पूर्व में कुछ न्याय से संबंधित विचार प्रचलित थे। तो प्लेटो की जो मूल श्रेणी है विचार मंथन की, वो डायलॉग मेथड है, उसका संवाद शैली है। तो प्लेटो के जो पूर्व के जो न्याय संबंधी विचार हैं उस पर हम संक्षेप में थोड़ा सा उसको जान लेते हैं कि 3 सिद्धांत थे उस समय। एक न्याय का परंपरावादी सिद्धांत जो सेफोलस जिसको रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है, न्याय मित्रों की भलाई है और न्याय शत्रुओं का नाश है, सच बोलना या कर्ज चुकाना ही न्याय है, ये सेफोलस कहता है। इसके साथ ही न्याय का दूसरा उग्रवादी सिद्धांत है जिसमें थ्रेसिमेकस वही कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यानी वहाँ पर माइट इज़ राइट। तीसरा जो सिद्धांत है वो है न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत जो ग्लूकोन कहता है। ग्लूकोन ये कहता है कि न्याय भय का शिशु है और कमज़ोर की आवश्यकता है। देखिए प्लेटो से पूर्व जो न्याय के सिद्धांत थे उन न्याय के सिद्धांतों में ये 3 सिद्धांत आते हैं, लेकिन ये जो तीनों सिद्धांत है ये कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। प्लेटो का ऐसा मानना है। प्लेटो ये कहता है कि ये न्याय के बाहरी तत्वों को बताता है। प्लेटो ये कहता है कि वास्तव में अगर सच्चा न्याय स्थापित करना है तो हमें हमारे अंदर कुछ नैतिक क्वालिटीज़, कुछ गुणों को डेवलप करना पड़ेगा। यानी प्लेटो कहता है कि न्याय जो है हमारी आत्मा का विषय है, न्याय बाह्य वस्तु नहीं हो सकती। क्योंकि देखो शत्रुओं का नाश, मित्रों की भलाई, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, हम कैसे उनको। दूसरी बात, माइट इज़ राइट। अगर माइट इज़ राइट ही न्याय होता तो आज जो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो कैसे हमारे सामने आती। आज का जो हमारा जो डेवलपमेंट है, हम आते हैं आज का जो है जो परिवर्तनशील जो समाज है, उस परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों में सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल हम कुछ व्यवस्थाएं स्थापित करते हैं और हम न्याय करने का प्रयास करते हैं, तो वो नहीं हो पाता अगर हम इस सिद्धांत को मान लेते। एक है न्याय भय का शिशु है। न्याय कैसे भय का शिशु हो सकता है और कमज़ोर की आवश्यकता है इसमें भी, क्योंकि न्याय कानूनी भी है, न्याय प्राकृतिक भी है, न्याय नैतिक भी है, न्याय सामाजिक भी है। अब ये चीज़ें जो है ये सामने हमारे हैं, तो प्लेटो ये कहता है कि ये सब न्याय नहीं हो सकता है। न्याय व्यक्ति की अंतरात्मा के आधार पर यदि वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वो न्याय है। प्लेटो न्याय को 2 तरह से समझाता है, एक व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। प्लेटो ये कहता है कि हर व्यक्ति में कुछ विशेषज्ञता होती है, वो हर व्यक्ति अपने एक फील्ड का एक्सपर्ट होता है और उसकी एक पर्टिकुलर फील्ड में रुचि होती है। उस व्यक्ति को वही कार्य दे दिया जाए तो वह व्यक्ति उस कार्य को तन मन से करेगा, और अगर उस कार्य को वो अच्छे से करता है, अपने कर्तव्यों का पालन वो करता है, तो समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। जैसे प्लेटो ये कहता है कि मनुष्य की आत्मा के 3 गुण होते हैं, है ना। उसके अंदर या तो विवेक होता है कि जिससे वो समाज को दिशा दे सकता है, या फिर उसके अंदर वो फिज़िकली फिट होता है, साहसी होता है, तो वो समाज में सैनिक बन सकता है, एक राज्य की सुरक्षा के लिए वो ज़्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ लालच ज़्यादा हो, धन से उसकी रुचि जुड़ी हुई हो,
तो वो ये कहता है कि व्यक्ति में 3 क्वालिटी होती है, इन 3 क्वालिटी के आधार पर उनको अलग अलग कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति में तृष्णा भाव ज़्यादा है उसको व्यापार संबंधी कार्य दिया जाए, उसको शिल्पकार बनाया जाए, उसको कारीगर बनाया जाए। जिस व्यक्ति में साहस ज़्यादा हो, बलिष्ठ हो, शारीरिक रूप से मजबूत हो, उनको सैनिक बनाया जाए, वो सैनिक वर्ग के लिए योग्य होते हैं। और जो सबको दिशा दे सकता है, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास प्रत्यय हो, वो समाज को दिशा दे सकता है, वो राजा बन सकता है। तो व्यक्ति की क्वालिटी के आधार पर वो अपना कार्य करे, तो ये प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय है। और जब वो ग्रुप के रूप में, जब वो एक समूह के रूप में, जैसे एक व्यापारी व्यक्ति है और व्यापारी वर्ग में व्यापारी वर्ग के साथ अपना रोल राज्य में प्ले करता है, तो वो उस वर्ग के साथ न्याय करता है, यानी वो वास्तव में सामाजिक स्तर पर, समाज के स्तर पर न्याय की स्थापना करता है। तो देखिए, प्लेटो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, इन दोनों को आत्मा के गुणों के आधार पर वो स्थापित करता है, वो बताता है। तो न्याय स्पष्ट करने के लिए प्लेटो मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और वो कहता है कि समाज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है वो है न्याय। और समाज के इस गुण को प्राप्त करने के लिए समाज को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, एक दार्शनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा व्यापारी वर्ग। वो कहता है कि जो व्यापारी वर्ग है उसमें जो गुण होता है, उसकी जो विशेषता होती है वो तृष्णा होती है, वो वासना होती है। तो उसको लिमिटेड करने के लिए, उसको अपनी भूमिका के निर्वाह के लिए उसको साहस का संबल मिले, यानी तृष्णा को साहस का और शौर्य का सहारा प्राप्त हो, तो वो अपनी भूमिका को सही तरह से निभा सकता है, निर्वाह कर सकता है। और इस शौर्य को, इस साहस को विवेक का मार्गदर्शन प्राप्त हो। यानी देखिए आप कि तीनों वर्ग, जो तृष्णा प्रधान है उसको वो कंट्रोल हो साहस से, वो कंट्रोल हो शौर्य से, और जो सैनिक वर्ग है वो नियंत्रित हो विवेक के मार्गदर्शन से। तो देखिए, व्यक्ति अपनी जो क्वालिटी है उसके हिसाब से कार्य कर रहा है, उसके अनुसार कार्य कर रहा है, फिर वो एक वर्ग के रूप में एक नियंत्रित होकर एक समन्वय के साथ समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। तो देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर भी न्याय हो रहा है और सामाजिक स्तर पर भी न्याय हो रहा है। अब देखिए, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि हर व्यक्ति का ये नैतिक दायित्व है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। अब देखिए, प्लेटो का न्याय बराबर कर्तव्यों की पालना। अब व्यक्ति कौन सा कर्तव्य तय करेगा उसको करना है, ये उसकी आत्मा के गुण के आधार पर तय होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है। तो देखिए, सीधा सा ये जो सिद्धांत है प्लेटो का, ये नैतिकता से जुड़ जाता है। राजा अपना कर्तव्य पालन करेगा, प्रजा अपनी कर्तव्य पालन करेगी, पुलिस अपनी कर्तव्य पालन करेगा, डॉक्टर्स अपने कर्तव्य पालन करेगा, पिता अपने कर्तव्य पालन करेगा, पुत्र अपने कर्तव्य पालन करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में न्याय की स्थापना हो जाएगी। यानी जो प्लेटो अपने नगर राज्य की समस्याओं से जो पीड़ित था, उसने उन समस्याओं के समाधान को इस न्याय के सिद्धांत में वो तलाश करता है, ढूंढता है। तो देखिए, व्यक्ति अपनी प्राकृतिक प्रतिभा एवं क्षमता के अनुसार, क्षमता के आधार पर अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित कर सकता है, वो करता है, और उस कार्य को अधिक से अधिक योग्यता के साथ बढ़ाकर अधिकतम श्रेष्ठता के साथ करे। यही न्याय है। न्याय के सिद्धांत की ये मांग है कि राजा विवेकशील हो, सैनिक साहसी हो और उत्पादक वर्ग जो है आत्म संयम से युक्त होकर यदि अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वह राज्य जो है न्याय को प्राप्त होता है, वहाँ न्याय का सद्गुण स्थापित होता है, और न्याय का सद्गुण स्थापित होते ही वह राज्य जो है आदर्श राज्य की श्रेणी में आ जाता है। तो देखिए, प्लेटो कितनी अच्छी बात करता है। प्लेटो जो है वो न्याय को जो है मानव आत्मा की एक उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग के रूप में वो प्रस्तुत करता है। यानी जिसे हम नैतिकता कहते हैं, वही प्लेटो के लिए न्याय है, और ये सच भी है, और यही बात फॉस्टर भी कहता है।
न्याय मानव आत्मा का सर्वोपरि एवं सर्वोत्कृष्ट गुण है, यह शाश्वत सत्य है, निरपेक्ष शुभ है, ऐसा प्लेटो कहता है। तो देखिए, प्लेटो के न्याय को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम ये महसूस करेंगे कि न्याय एक ऐसा विषय है जो शाश्वत है। जब से राज्य बना है, समाज बना है और चर्चाएं होने लगी है गुड लाइफ के लिए, सद जीवन के लिए, तब से न्याय पर चर्चा चल रही है और आज भी न्याय पर चर्चा चल रही है। तो देखिए, न्याय पर जो प्लेटो अपने विचार रखता है वो अपने आप में यूनिक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये अहस्तक्षेप का सिद्धांत है कि भाई हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में कार्य करेगा और वो किसी अन्य के उस कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इससे कार्य अच्छे से होगा। सामंजस्य और एकता है, व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर भी न्याय करता है, खुद की आत्मा को भी तलाशता है कि खुद में क्या क्वालिटी है, और फिर एक वर्ग के साथ होकर सामाजिक स्तर पर समन्वय करता, अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। यह एक नैतिक सिद्धांत है और इसमें जो है आत्मा के तीनों गुणों का समावेश है। लेकिन प्लेटो के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं कि देखिए, प्लेटो न्याय को नैतिकता के संदर्भ से जोड़ता है। भय बिन होय न प्रीत, यानी जब तक मनुष्य का स्वभाव है कि कानून का डंडा नहीं चलता है, वो अनुशासन में नहीं आता है। तो देखिए, हम केवल नैतिकता के भरोसे नहीं रह सकते कि न्याय की स्थापना हो जाएगी, यानी वहाँ कानून की भी आवश्यकता होती है, वहाँ डंडे की भी आवश्यकता होती है, वहाँ भय की भी आवश्यकता होती है। अनुशासन ऐसे ही नहीं बनता है। आज हम देख सकते हैं हमारे आसपास के वातावरण में कि अनुशासन की स्थापना कब होती है। केवल प्लेटो जो है कर्तव्यों पर जोर देता है, ऐसा नहीं है। कर्तव्यों के साथ साथ अधिकार की भी राज्य में आवश्यकता होती है, और जब जो है उसकी न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो जो है अत्यधिक पृथक्करण करता है। प्लेटो जो है हर व्यक्ति में एक ही क्वालिटी को देखता है, जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य की जो प्रकृति है उसमें वो एक विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, तो वो अन्य विषयों में उसकी रुचि के आधार पर वो ऑलराउंडर भी हो सकता है, वो वर्सेटाइल भी हो सकता है। ये प्लेटो के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि तात्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, उन तात्कालीन परिस्थितियों में प्लेटो को भी, जो 30 आतताइयों का जो शासन था, उसमें प्लेटो को भी इनवाइट किया गया कि आ जाओ, आप भी राजकार्य में भूमिका निभाओ, यानी आप भी सत्ता के अधिकारी बन जाओ। लेकिन प्लेटो गया भी था। प्लेटो ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि वो वाकपटु तो है, वो इंटेलिजेंट तो है, वो लोगों के समूह को वो हिप्नोटाइज करते हैं, वो उनको जो है अपनी इच्छानुसार कार्य भी करवा सकते हैं, लेकिन वो लोग दार्शनिक नहीं हैं, है ना। वास्तव में गुड लाइफ क्या है उसको वो समझ ही नहीं सकते। अगर वो गुड लाइफ को समझ सकते, अगर वो विचारों को महत्व देते, तो सुकरात को क्यों मृत्युदंड मिलता। तो तत्कालीन परिस्थितियों में प्लेटो ने जो समस्याएं देखी और उन समस्याओं को जो ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्व करने का जो समाधान उसने प्रस्तुत किया, वो न्याय अपने आप में पर्याप्त सिद्धांत है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक सत्यता भी है कि व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार, आज हम स्कूल का जो करिकुलम निर्माण करते हैं या हम जो भी, तो हम उसमें साइकोलॉजी का टेस्ट ज़रूर देखते हैं। साइकोलॉजिकल बेसिस पर हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर उसको उस फील्ड में कार्य देते हैं। और इसके साथ ही जो है वास्तविकता जो है, देखो, इंद्रिय जनित ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में फ़र्क होता है कि वास्तविक ज्ञान जो है हृदय है। जब हृदय में सद्गुणों का विकास होता है, जब मनुष्य अंदर से एनरिच होता है, जब मनुष्य अंदर से सतोगुणी होता है, तो समाज की अधिकांश समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये प्लेटो जो कहता है, उसके न्याय की जो प्रमुख जो वो न्याय के संदर्भ में जो बात कर रहा है, बहुत अच्छी है, वो रिलेवेंट है। क्योंकि उस समय जो एक महत्वपूर्ण बात थी, एक तो जो सोफिस्ट जो लोग थे, उनके कारण न्याय के राज्य के प्रत्यय में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ, और जो पुराना जो अभिजात वर्ग था, जो योग्य था, जो न्याय का प्रेमी था, जो विवेकवान था, जो शांत था, जो ऐसे जो राजा हुआ करते थे, उनकी जगह जो है जो नया व्यापार कुशल वर्ग आया, जो बहुत महत्वाकांक्षी था, जो सत्ता में भागीदारी चाहता था। तो ये लोग
सोफिस्टों की शिक्षा के माध्यम से या व्याकरण के माध्यम से या वाक्पटुता के माध्यम से जो व्यवस्था में आए, इन लोगों ने उस व्यवस्था को जो है उसका पतन कर दिया। यानी प्लेटो ये मानता था, और ये सच भी है, कि जब तक राजा दार्शनिक है, अच्छा है, सद्गुणी है, तब तक, और जब इसकी जो इस स्थिति को अगर यदि वाक्पटु लोग एक्वायर करते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं, या वाग्वीर लोग जब व्यवस्था में आ जाते हैं, तो वहाँ व्यवस्था में निश्चित रूप से इनएफिशिएंसी होगी, निश्चित रूप से इनस्टेबिलिटी होगी, निश्चित रूप से वहाँ पर जो है एक डिसऑर्डर होगा, एक अव्यवस्था होगी, और निश्चित रूप से वहाँ पर जो राजनीतिज्ञ है वो सेल्फिश होंगे, पॉलिटिकल सेल्फिशनेस वहाँ पर प्रभावी रहेगी। तो उस समस्याओं के समाधान के लिए प्लेटो जो है अपना जो है न्याय का सिद्धांत देता है। और प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के साथ हम थोड़ा सा इसका आधुनिक न्याय के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, न्याय पर चर्चा तो शुरू से ही चल रही है। प्लेटो भी अपना सिद्धांत देता है, उसके बाद अरस्तु अपना एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरणात्मक सिद्धांत देता है, और अरस्तु के बाद हम देखते हैं कि J.S. मिल, बेंथम, है ना, ये भी कानून और न्याय के संदर्भ में अपने बहुत अच्छे से विचार देते हैं। और जो पुराने समय में जो न्याय जो इंडिविजुअल था, जो व्यक्तिगत था, आज उसने अपना स्वरूप बदल लिया है। जैसे आज जो परिवर्तित परिस्थितियां हैं, और उस परिवर्तित परिस्थितियों में जो चेतना जो हमें प्राप्त होती है, उस चेतना के अनुसार हम लोगों के साथ सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो हम समानता की बात करते हैं, वो न्याय आज, यानी आज न्याय जो है व्यक्तिगत ना होकर आज न्याय सामाजिक हो गया है। आज सामाजिक परिवर्तन के अनुसार यदि लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती है तो समाज में न्याय की स्थापना होती है। जैसे कि जॉन रॉल्स जो है अपनी पुस्तक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि न्याय जो है एक सद्गुण है, जो बात प्लेटो कर रहा है ना। और न्याय जो है, अगर व्यक्ति का जो वो ये कहते हैं कि जो निम्नतम, जो हीनतम है, उन व्यक्तियों को यदि मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिले, मैक्सिमम सुविधाएं मिले, तो वो न्याय है। यानी देखिए, यहाँ पर वो एक थ्योरी ऑफ इग्नोरेंस या वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात भी करते हैं कि न्याय परिवर्तित होता है, न्याय शाश्वत नहीं हो सकता है, समय के अनुसार न्याय की विचार बदल सकते हैं। और आज के संदर्भ में जो है सबसे ज़रूरी जो कार्य है वो है कि जो लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी है उसको हम मैक्सिमम फैसिलिटी दे कि जो उच्च वर्ग है उनके वो बराबर आ जाए, तो ऐसे न्याय की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से, या छुआछूत को रोकने, या समाज में सामाजिक स्तर पर समानता को वो न्याय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी कुल मिला के आप देखिए, हम ये देखते हैं कि न्याय एक शाश्वत विषय है। प्लेटो उस पर अलग दृष्टिकोण से देखता है, हम मध्य युग में उस पर अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आधुनिक समय में जब हम देखते हैं तो वो न्याय पे सब, चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे जॉन रॉल्स हो, चाहे रॉबर्ट नोजिक हो, चाहे हैयक हो, चाहे मिल्टन फ्रीडमैन हो, ये सब लोग जिसको हम नव व्यक्तिवादी या भी विचारक भी कह सकते हैं, वर्तमान में जो विचार हमारे सबके सम्मुख प्रस्तुत है। यानी देखिए कि समाज का जो लक्ष्य है वो न्याय की स्थापना करना है। प्लेटो से हम शुरू करते हैं और आज जॉन रॉल्स पे आके हम आज यहाँ पर हैं। तो ये सारा जो उद्देश्य है वो समाज में न्याय की स्थापना करना है। और इस समाज की न्याय की स्थापना के लिए जो एक विचार जो प्लेटो शुरू करता है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो स्वधर्म का सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता का सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत सदाचरण का सिद्धांत है, जो आधुनिक कानूनी न्याय से बहुत बढ़कर है। धन्यवाद।